हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे द इंडियन इकोनॉमी संजीव वर्मा की नई वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ और ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं, बट आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 जरूर देख कर आए, बिकॉज सिर्फ पार्ट 2 देखने से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको पूरी तरह समझने के लिए यू हैव टू वॉच पार्ट 1 ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है GDP नेशनल अकाउंट्स रिवाइज्ड सीरीज विथ 2017-18 एज अ बेस ईयर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2017-18 को अब नया बेस ईयर चुन लिया गया है। पहले ये 2011-12 हुआ करता था। तो बेस ईयर क्या होता है उस बारे में जान ले। तो बेस ईयर देखिए वो ईयर होता है जिससे हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे कि अब 17-18 है तो हम 2019-20 में क्या करेंगे, चीज़ों को कंपेयर करेंगे 2017-18 के मुकाबले। कि मतलब अगर इस समय 100 थी चीज़ें तो अगर हमारी 100% हमको फ़ायदा था, तो इस समय अगर 150% है तो हमें मतलब फ़ायदा है, हमारा प्रॉफिट है। और अगर हमारी चीज़ें कम हो गई हैं और 90 ही हो गया है अब कंपैरिजन में, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ग्रोथ डिक्लाइन हुई है। तो जिससे भी आप कंपेयर करते हो उसको आप बेस ईयर मानते हो। तो अब बात आती है यहाँ पे कि आखिरकार मैम ये बेस ईयर क्यों चेंज करके 17-18 कर दिया गया, अच्छा खासा तो था 11-12। देखिए इसका रीज़न ये होता है बच्चों कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, नए नए इनोवेशंस आते हैं। पहले नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट टीवी था, आज देख लीजिए OLED QLED आ गए हैं। तो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, प्रोडक्शन पैटर्न बदलता है, कंज्यूमर पैटर्न बदलता है। तो चीज़ें यहाँ पे बदलने के साथ साथ चेंज होती हैं जब मार्केट में कंट्रीब्यूशन अलग अलग टेक्नोलॉजी का होने लगता है। आइए आपको एक एग्जाम्पल के तौर से बताते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज अगर हम 1995 को लेके चलते हैं तो 1995 में आप देखोगे कि टाइपराइटर्स वगैरह के बहुत यूज हुआ करते थे। उस समय टाइपराइटर के सेल का जो इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। कंप्यूटर्स वगैरह की बात करें तो नाम मात्र की चीजें थी वहां पे। लेकिन अगर हम आज की डेट में 2020 में देखेंगे और अगर हम बेस ईयर 1995 को ही मान के चलेंगे तो हम देखेंगे कि टाइपराइटर की सेल तो एकदम ही डिक्लाइन हो गई है और कंप्यूटर लैपटॉप की सेल यहाँ पहुंच गई है। तो क्या आप ये समझोगे कि नहीं नहीं हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है? ऐसा नहीं है। बट टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन पैटर्न और कंज्यूमर पैटर्न चेंज हुआ है। तो इस वजह से बेस ईयर काफी ज्यादा पुराना नहीं लेते हैं हम लोग, वही लेते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम के आसपास का हो जिसमें वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो। तो इसलिए 17-18 को अगर हमने लिया है आज की डेट में तो 19-20 21-22 तक ये चीजें चलेंगी। मतलब ये चीजें जो 17-18 में थी वो कुछ हद तक मेंटेन रहेंगी। लेकिन अगर हम 11-12 के कंपैरिजन में देखते तो आज 10 सालों में काफी चीजें 8-9 सालों में हमें बदलाव देखने को मिला है। इवन पिज्जा खाने के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला है। तब पिज्जा शायद ही कोई बहुत ही कम खाता होगा, आज की डेट में देखिए कितने ज्यादा लेवल पे पिज्जा खाया जाता है। तो जब इन सब चीजों में चेंज है तो ऑब्वियस सी बात है और चीजों में कितना चेंज होगा। मोबाइल फोन से देख लीजिए कितने ज्यादा आजकल मार्केट में है, पहले इतने थोड़े थे। तो ये एक रीजन होता है बेस ईयर को बार बार रिवाइज करने का। अब देखिए एक आपको चीज बता दूं कि यहाँ पे मैंने GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट मार्केट प्राइस, ये सब पार्ट 1 के अंदर बताया है। तो प्लीज आप ये पार्ट 1 जरूर देख कर आइएगा, क्योंकि GDP एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस ये सब क्या होता है वो सब पार्ट 1 में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ टर्म्स का यूज करूंगी, तो आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। कि मैं अगर यहाँ फिर से एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो भी बहुत लंबा होगा और जिन्होंने देख लिया है वो दोबारा से भाई परेशान भी होंगे। क्लियर है? तो अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और पहले क्या होता था कि पहले जो GDP एट फैक्टर कॉस्ट थी, GDP एट फैक्टर कॉस्ट को सिंपली GDP कहा जाता था, है ना। फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको बताया क्या था कि भाई एक साल में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो भी हमने पैसा दिया है, जो भी इनकर करा है, जो भी खर्चा करा है, जैसे कि उनको वेजेस दी है ना, उनको सैलरी दी, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो गया, या हमने इंटरेस्ट दिया, लैंड जो है रेंट दिया, जो भी चीजें दी सब फैक्टर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था GDP एट फैक्टर कॉस्ट वाला, इसमें दोनों ही चीजें थी। कांस्टेंट प्राइसेस वाला भी था जिसमें 2004 और 2005 को बेस ईयर लिया गया था, और करंट प्राइसेस भी था। दोनों चीजें थी और दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है पार्ट 1 में कि आखिरकार ये क्या होता क्या है।
क्लियर है? तो ज्यादातर चीजों में क्या था कि फैक्टर कॉस्ट जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इन कांस्टेंट प्राइजेस को यूज कराया जाता था जीडीपी के तौर पे। ये भी मैंने आपको बताया कि क्यों यूज कराया जाता था ये पहले पार्ट 1 में। क्लियर है? उसके आगे क्या हुआ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी यहाँ पे क्या कहते हैं ऐड करने लग गए, है ना? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि प्रोडक्शन के जो टैक्सेस होते हैं उसमें जब हम प्रोडक्शन की सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल के आ जाते हैं। तो इसको जो है वो ऐड कर दिया गया, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस को जो है ये भी रिपोर्ट करा जाने लगा इन द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? तो मार्केट प्राइस के सारे फॉर्मूले खैर मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि पहले होता क्या था। अब अभी की जो रिवाइज सीरीज है इसमें चीजें थोड़ा चेंज है। इसमें क्या है, इंडस्ट्री वाइज एस्टिमेट लिए जाते हैं एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब यहां समझिएगा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस वैल्यू एडेड का, जीवीए का, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, वाइल जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो मैंने आपको बताया था इसे रिफर करा जाता है एज जीडीपी। मार्केट प्राइस समझते हैं ना, बताया है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि मार्केट प्राइस मतलब वो गुड का प्राइस जो कि मार्केट में जो गुड्स के प्राइस है उसे हम लोग मार्केट प्राइस समझेंगे। ठीक है? इसको निकालने वगैरह का फॉर्मूला सारा पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया है। तो अब नई वाली सीरीज में क्या मामला है कि जीवीए एट बेसिक प्राइस जो है यहाँ पे इसको प्रेजेंट करा जाता है इंडस्ट्री वाइड एस्टिमेट निकालने के लिए, वह जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है इसको रिफर करा जाता है सिंपली जीडीपी के तौर पे। अब इसके लिए आगे हम बढ़ेंगे तब जब पहले जान लेंगे कि आखिरकार जीवीए एट बेसिक प्राइस कैसे निकलता है, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और जीडीपी क्या है यहाँ पे। तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस, इसका फॉर्मूला ये है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्लियर है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस जो भी मिक्स इनकम है, प्लस कंजम्पशन जो कि फिक्स कैपिटल का है हो रहा है, प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस, मतलब खर्चे एक तरफ होगा, माइनस क्या कर दिया हमने, प्रोडक्शन सब्सिडीज को इसमें से। अब यहाँ पे जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, जीवीए एट बेसिक प्राइस मतलब ये वाला वाला हिस्सा, और इसमें से याद रखिएगा इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, देखिए ब्रैकेट में क्या है, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। मान लो प्रोडक्शन टैक्सेस आपके 100 है और सब्सिडीज 50 है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि सब्सिडीज हमेशा सरकार कम ही रखती है। तो प्रोडक्शन टैक्सेस 100 है, प्रोडक्शन सब्सिडीज 50 है, तो कितना बचा, 50 बचा। तो जीवीए एट बेसिक प्राइसेस माइनस 50 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या निकल के आ जाएगा, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। फिर जीडीपी कैसे निकालेंगे, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस मतलब ये पहला वाला निकालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सेम चीज, जो सेम हमने यहाँ निकाला था 100 माइनस 50 मान लीजिए करा था तो 50 आया था, तो यहाँ पे हमने 50 को माइनस किया था, यहाँ हम 50 को ऐड कर देंगे, तो हमारी ये जीडीपी निकल के आ जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसी को दिमाग में रख के चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चीज समझिए कि जीवी एट बेसिक प्राइसेस जो ये पहला वाला है, जीवी एट बेसिक प्राइसेस, इसे कहा जाता है जीवीए एट प्रोड्यूसर प्राइस, है ना, इसको रिफर कर सकते हो आप जीडीपी एट जीवीए एट प्रोड्यूसर प्राइस ऑल्सो, एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है, एज वेल एज जीडीपी एट बायर प्राइस। ठीक है? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम कहेंगे जीडीपी एट बायर प्राइस, और जीवीए जो है यहाँ पे एट प्रोड्यूसर प्राइस इसको हम कहेंगे। क्लियर है? ये बेसिक वाला जो है बेसिक प्राइस वाला, इसको हम जीवी एट प्रोड्यूसर प्राइस भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब जो एस्टिमेट्स होंगे जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट के, पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट था, मैंने पहले बताया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट था, अब ये जो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, ये कैसे आप करोगे, इसमें एस्टिमेट आपके जीवीए एट बेसिक प्राइसेस के निकालोगे जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे, और इसमें से माइनस कर दोगे प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है? तो इसका सीन क्या होगा, इट वुड रिजल्ट इन एन effect on the size of GV compared to GDP at factor cost which may be different for different sectors। देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको तब देखने को मिलेगा अगर आप इसे कंपेयर करोगे GDP at factor cost से, क्योंकि GDP at factor cost जो है अलग अलग सेक्टर में अलग अलग आएगा, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो हर सेक्टर का यहाँ पे चीजें अलग अलग आपको देखने को मिलेगी अगर आप GV at factor cost को और GDP at factor cost को कंपेयर करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे यही चीजें चलती जा रही हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है कि भाई अगर मान लीजिए प्रोडक्शन टैक्सेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के कंपैरिजन में जीवीए ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ हम फैक्टर कॉस्ट को ही ले रहे हैं ना। तो
अब ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आएगा। तो जिस तरीके से अगर मान लीजिए टैक्सेस बढ़ते जाएँगे तो यहाँ पे आपको चेंज भी दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, जीवीए आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे है बात। अब प्रोडक्शन टैक्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्रोडक्ट टैक्स से, ये समझ लीजिएगा। प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है वो अलग होता है, प्रोडक्शन में जो टैक्स लगता है वो अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टैंप में जो आपने खर्चा करा, या आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी होगी, है ना, उसमें आपने खर्चा तो करा होगा ना, आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी होगी तो टैक्स आपका प्रोफेशन के ऊपर लगा होगा, या आपने एक्साइज टैक्स दिया होगा, सेल्स टैक्स दिया होगा, सर्विस टैक्स दिया होगा। सेल्स टैक्स तो अब तो खैर हट गया है, जीएसटी आ गया है, और सर्विस टैक्स वगैरह भी नहीं है, लेकिन मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज की बात करूं तो वो है। तो ये सारे के सारे जो है वो प्रोडक्शन टैक्स के अंदर आते हैं, समझ रहे हैं ना। और इसी तरीके से प्रोडक्शन और आपका प्रोडक्ट सब्सिडीज में भी डिफरेंस होता है। प्रोडक्शन टैक्सेस समझे आप, प्रोडक्शन टैक्सेस को ये मत समझिएगा कि बिस्किट के ऊपर एक टैक्स लगता है उसे प्रोडक्शन टैक्सेस बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बिस्किट को बनाने में जो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, उन चीजों पे जो टैक्स लग रहा है उसे हम प्रोडक्शन टैक्स बोलेंगे। क्लियर है। वैसे यहाँ पे प्रोडक्शन सब्सिडीज और प्रोडक्ट सब्सिडीज में भी डिफरेंस होता है, ये भी समझिएगा यहाँ पे, है ना। तो मतलब यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस हमारे लिए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको एग्जांपल आपको अगर मैं समझा के बताऊं तो देखिए, जैसे कि अब मान लीजिए प्रोडक्शन टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, सॉरी प्रोडक्शन सब्सिडीज की अगर मैं बात करूं, तो कैसे आपको सब्सिडी सरकार प्रोवाइड कर रही है प्रोडक्शन के टाइम पे। मान लीजिए आपको रेलवे में भाई सब्सिडी प्रोवाइड कर दी सरकार ने, या कुछ फार्मर्स को जो सब्सिडी इनपुट जो उनके इनपुट मटेरियल्स हैं उनके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, या सब्सिडीज जो है सरकार गांव में देती है, या छोटी छोटी इंडस्ट्री को देती है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी की सारी जो है वो प्रोडक्शन सब्सिडीज होती हैं। अब बाकी जब प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, अब प्रोडक्ट के ऊपर मान लीजिए कुछ खाने के आइटम पे सब्सिडी दी जा रही है, पेट्रोलियम या फिर फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जा रही है, या कोई मतलब फार्मर्स को कोई इंटरेस्ट पे सब्सिडी दी जा रही है, कि लोन लेते हैं तो इनको इंटरेस्ट पे सब्सिडी दी जा रही है, या हाउस होल्ड सब्सिडी, तो ये एक अलग सब्सिडी हो गई। प्रोडक्ट वाला हिसाब किताब अलग होता है ना। अब हाउस होल्ड को कैसे मिलती है सब्सिडीज, ये समझिएगा। बैंक वगैरह जो है ना, ये सब प्रोवाइड करते हैं ना, इंश्योरेंस वगैरह हाउस होल्ड को देते हैं कम कम दामों में। तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज को कंफ्यूज मत करिएगा प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज से। तो इतना आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब देखिए, यहाँ पे बहुत टाइम से आप सुन रहे होंगे कि भाई आउटपुट जो है वो कम होता जा रहा है हमारी इकोनॉमी में, लेकिन अगर हम फिगर्स वाइज देखें चीजों को, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी रही है, इतनी खराब भी नहीं रही है ना। इसका रीजन क्या है, आइए इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, रीजन ये है कि जीडीपी जो कैलकुलेट होती है वो पैसे के टर्म में होती है ना। अगर हम मार्केट प्राइस के टर्म में चीजों को लेके चले तो क्या होगा, मेजर होगी ये वैल्यू एडिंग का, है ना। आउटपुट से मतलब नहीं कितने प्रोडक्ट निकल के आए वो नहीं, वैल्यू क्या है। अब मान लो कि 10 रुपए के यहाँ पे 10 प्रोडक्ट बनते थे, तो हमारे 10 × 10 यहाँ पे 100 रुपए का मामला आता था। अब मान लीजिए इसके दाम बढ़ के 50 रुपए हो जाते हैं। हाँ, तो 50 रुपए अगर हो जाते हो और प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बनने लग गए, तो आपको क्या दिखता है कि 100 रुपए मिल रहे हैं। तो जीडीपी में ऐसा लगता है नहीं नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बहुत अच्छा चल रहा है, 100 रुपए तब भी कमा रहा था, 100 रुपए तो अब भी कमा रहा है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे दामों में महंगाई आई है, दामों में जो है बढ़ावत आई है, इंक्रीमेंट हुआ है, ना कि आउटपुट में। तो ये चीज समझ है। तो पहले क्या था कि जो सेक्टोरल मैन्युफैक्चरिंग डेटा वैल्यू एडिशन था, है ना, ये कहाँ से लिया जाता था, मतलब सेक्टर वाइज जो भी डेटा था, जो भी वैल्यू वगैरह ली जाती थी, जो भी एडिशन करा जाता था, वो लिया जाता था आरबीआई इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, है ना, जो कि हर 3 महीने में कराया जाता था। क्या था, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे। ये सर्वे हर 3 महीने में मतलब क्वार्टरली बेसिस पे कराया जाता था, पहले की बात है ये। बट अब क्या होता है, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, इसने ये ऑब्लिगेटरी कर दिया है ऑन द पार्ट ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग द MCA 21 डेटाबेस हैज बीन यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैल्यू एडेड। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इन्होंने ये बात जरूरी बना दी है कि जो भी कंपनीज, समझिएगा गौर से, जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं कंपनीज एक्ट के तहत,
है ना? है ना? उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई हैं, उनको यहाँ पे अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और MCA 21 डेटाबेस को यूज करा जाएगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैल्यू एडेड के लिए। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये भाई ये चीजें आप क्या बोलती जा रही हो मैम, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैं आपको कुछ बुक से हट के नॉलेज देना चाहूंगी कि MCA 21 जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ये एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लेकर आई है सरकार के अंदर, और ये वन ऑफ द 31 जो 21 मिशन मोड है प्रोजेक्ट्स के नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के, उनमें से एक MCA 21 भी है। तो ये इसमें क्या है कि बहुत बड़े लेवल पे हमें डेटा प्रोवाइड हो जाता है। पहले जो ये RBI सर्वे करवाती थी, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे करवाती थी, ये छोटा था अपने साइज में, है ना? और अगर आप कहो कि एक सेक्टर के लिए तो सही था, लेकिन एक कंप्लीट जगहों के लिए नहीं था। लेकिन जो MCA 21 डेटा है, इसमें करीब 5 लाख कंपनीज है, उनसे कहा गया आप अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग करिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी तरीके से हर एक डेटा का यहाँ पे कलेक्शन होके चला आएगा। समझ रहे हो? अब देखिए, आगे बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम ASI। ASI क्या होता है? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो वैल्यू एडेड है, ये कैलकुलेट करा जाता है ASI एनुअल डेटा से, और यहाँ पे कैसे करते हैं कि भाई यूज करके IIP को, IIP का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन को, है ना? आगे जो पीरियड आने वाला है उसके लिए। अब तो अब ये चीजें भी क्यों सही नहीं थी? क्योंकि देखिए, इसमें चीजें क्या थी कि जो ASI वाला जो एनुअल डेटा निकाल रहे थे, IIP वाला जो निकाल रहे थे, ये एक इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड डेटा था। मतलब यहाँ पे जो भी इस्टेब्लिश हुआ है उसके बारे में कंपनी अपने बारे में जानकारी वगैरह दे देगी। लेकिन जो MCA वाला है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला, जो MCA वाला डेटाबेस है, ये इस्टेब्लिशमेंट से थोड़ा ऊपर जाता है। इसमें सारी चीजें आती हैं, जैसे कि डेटा आपका होगा ब्रांड प्राइसिंग के ऊपर, है ना, मार्केटिंग के ऊपर। तो जब सारी चीजें आएंगी, सारी एक्टिविटीज आएंगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड के बाहर है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए MCA 21 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आगे अगर हम चीजें बताएं तो कॉर्पोरेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कवरेज ये करीब 66 से 70% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। आप समझ रहे हो कितने बड़े लेवल पे है यहाँ पे? 66 से 70% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है वो यहाँ पे आपका आता है, जो कॉर्पोरेट सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। और ये नई सीरीज कलेक्ट करती है फ्रॉम लोकल बॉडीज, इज ऑल्सो यूज एंड द कवरेज इज 60%। लोकल बॉडीज को भी यहाँ पे नई सीरीज कवर कर रही है और वो भी करीब 60% कवरेज है। तो इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बता रही हूँ कि काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे डेटा कलेक्शन हो रहा है। और MCA 21 एक तरीके से अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो आप ये समझिए कि जो नया वाला हिसाब किताब है वो MCA 21 के थ्रू हो रहा है। ये ई गवर्नेंस का प्लान है सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि सारी कंपनीज जो है वो अपने डेटा को ऑनलाइन यहाँ पे लिस्ट कर देती हैं। क्लियर है? मतलब सब कुछ जो है उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑनलाइन ही। अब इतनी बात तो समझ गए आप। अब जो ये वैल्यूएबल सेगमेंट होता है, वैल्यूएबल्स का मतलब है जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है भाई? वे बेसिकली कौन कौन सी होती हैं वैल्यूएबल्स? क्या आएगा भाई? गोल्ड आएगा, ज्वेलरी आएगी, है ना? तो इसका जो ये वाला सेगमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कैपिटल फॉर्म करनी है, और भाई इसको हम गोल्ड और ज्वेलरी वगैरह, तो काफी बड़ा रोल है ना? तो नई वाली सीरीज में जो वैल्यूएबल्स हैं, इसमें आपका इसमें इसको कंबाइन कर दिया गया है हाउस होल्ड सेविंग से भी, और इसलिए कंजम्पशन जो है वो थोड़ा नीचे गिर गया है और सेविंग्स जो है वो ऊपर बढ़ गई हैं। समझ रहे हैं? अभी जो वैल्यूएबल्स मतलब गोल्ड और सिल्वर वाला हिसाब किताब है, इसको हम लोग कंजम्पशन के तौर पे ट्रीट करते थे। और नई वाली सीरीज में क्या करा गया है, वैल्यूएबल्स को अब इनके साथ कंबाइन क्या कर दी गई है, हाउस होल्ड सेविंग्स में भी इसको जो ये वैल्यूएबल्स हैं इनको कंबाइन कर दिया गया है इनटू हाउस होल्ड सेविंग्स, एंड इसीलिए कंजम्पशन कम हो गया। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? एक बार और बता दूं। देखिए, जो ये वैल्यूएबल्स हैं, मतलब जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, इसको हम लोग कंजम्पशन के तौर पे डील करते थे। कंजम्पशन के तौर पे हम इसको डील करते थे, लेकिन मतलब इसको कंजम्पशन के तौर पे ट्रीट करते थे। लेकिन अभी नई वाली सीरीज में क्या करा है इन्होंने, इसको इन वैल्यूएबल्स को किस में डाल दिया गया है, हाउस होल्ड सेविंग्स के अंदर डाल दिया गया है। और अब जब इतनी महंगी चीज आप किसी और सेगमेंट में डाल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंजम्पशन तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसको कंजम्पशन के तौर पे ट्रीट कराया जाता था। इतना समझ रहे हो आप? हाँ, तो ये वाली बात है।
अब जो नई जीडीपी नंबर्स हैं ये दिखाएंगे आपको कि कैसे चेंजेस आए हैं, आपके फ्यूचर बेस्ड चेंजेस होंगे ऑन द चेंज इन द बेस ईयर ऑफ आईआईपी, डब्ल्यूआईपी एंड सीपीआई सीरीज, मतलब आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और आपका आईआईपी का मैंने क्या बताया था आपको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन के बेसिस पे। तो काफी इंपॉर्टेंट फ्यूचर बेस्ड चेंज होंगे और आपका काफी इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए सारी चीजें। अब मेन चीजें जरा समझिएगा, द रीजंस फॉर द राइज इन ग्रोथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एट न्यू बेस आर स्ट्रक्चरल एज वेल एज चेंज इन कंपाइलेशन मेथोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रीजंस क्या है कि जो है ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ देखने को मिल रही है ना। ये जो नया वाला बेस निकाला है ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसके क्या रीजंस है आइए आपको बताते हैं। तो पहला रीजन कहता है, पीछे ही आ जाते हैं यहीं पे रहते हैं। पहला रीजन बोलता है द शिफ्ट फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच टू एंटरप्राइज अप्रोच। मैंने आपको बताया कि पहले एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच थी, वो सारा जो निकालते थे आईआईपी एएसआई के थ्रू, वो सारा के सारा एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच थी, है ना। अब क्या हो गया है, ये अब इंटरप्राइज अप्रोच है, इसमें सब कुछ हम लोग ले रहे हैं, ब्रांड प्राइसिंग ले रहे हैं, मार्केटिंग ले रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं। तो इससे भाई जब ज्यादा लेवल पे आप डेटा कलेक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज में आएगी चीज, तो ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ एनएसएसओ सर्वे, मतलब जो नए नए एनएसएस मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे जो है ना, इसमें आपका अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइज सर्वे हुआ था 2010-11 का, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे 2011-12 का हुआ था, ये भी सब अवेलेबल है इसके अंदर। इसलिए ये सारा का सारा नई सीरीज में डाल दिया गया है और अपडेट्स काफी इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं एक्टिविटीज में। भाई इसमें जितना ज्यादा डेटा होगा हर एक जगह का उतना इंप्रूवमेंट होगा, तो ये एक रीजन है। तीसरी बात ये कि द चेंज इन लेबर एंड इनपुट मेथड। तो देखिए जो नई वाली सीरीज है अब इसमें क्या है, अफेक्टिव लेबर इनपुट की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, किसमें, अफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड की तरफ बढ़ गए हैं, जिसमें हम लोग फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज के लिए। पहले क्या था, पहले हम इक्वल वेट देते थे सारे तरह के लेबर्स के लिए, हम लोग क्या लेते थे कि इक्वल वेट असाइन करते थे, वाइल नए मेथड में हम डिफरेंट डिफरेंट वेट असाइन करते हैं वर्कर्स के लिए एज पर देयर प्रोडक्टिविटी। पहले क्या था, प्रोडक्टिविटी हम मायने नहीं रखते थे, कितना क्या लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो नहीं देते थे, सब इक्वल वेटेज सबको देते थे, है ना, सबको इक्वल वेटेज देते थे हर एक लेबर को। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको वेटेज अलग अलग देना शुरू कर दिया है, तो ये एक रीजन है। उसके बाद आखिरी रीजन ये है, द इंक्लूजन ऑफ प्रोडक्शन टैक्स लेस सब्सिडीज। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि जो नेट है प्रोडक्शन टैक्स का और प्रोडक्शन सब्सिडीज का, ये पॉजिटिव है मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब समझिएगा द नेट ऑफ प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज इज पॉजिटिव इन मैन्युफैक्चरिंग व्हाइल इट इज इंटर एरिया नेगेटिव इन एग्रीकल्चर एंड अलीड एंड इलेक्ट्रिसिटी गैस एक्सेट्रा। तो अभी क्या कहना चाहता है कि जो नेट आता है प्रोडक्शन टैक्स का, मतलब प्रोडक्शन टैक्सेस में से जब हम सब्सिडीज को माइनस करते हैं, जो नेट निकल के आते हैं, नेट टैक्सेस निकल के आते हैं, वो पॉजिटिव देखने को मिलते हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग में, वाइल जो आपका नेगेटिव देखने को मिले थे एग्रीकल्चर और अलीड में और इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह में। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव नेट प्रोडक्शन टैक्स है इसकी वजह से जीवीए और ज्यादा बढ़ जाता है। सोचो ना, आप खुद सोचो कि बेसिक प्राइस वाला मान लो 50 है, अब इसमें अगर हम और 50 और नेट प्रोडक्शन टैक्स जोड़ते हैं तो 100 हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये अगर ये बढ़ेगा तो जीवीए भी बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे साइज बढ़ जाता है जीवीए का सेक्टर इन द सेक्टर इन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टू अदर सेक्टर्स। अगर हम दूसरे सेक्टर्स से कंपेयर करें तो हमें जीवीए यहाँ पे बड़ा दिखता है। Moreover, any change, including the change in policy, if alters the lump sum production tax and subsidies, then this may also likely to reflect in the growth rates of the sector. ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कोई ऐसा चेंज आता है जिसमें प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज में इफेक्ट देखने को मिले, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इससे आप थोड़ा इजीली समझ जाओगे, है ना। अब जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट जब हम निकाल रहे हैं तो जीवीए एट बेसिक प्राइस में ही तो जोड़ रहे हैं ना, प्रोडक्शन माइनस कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स या प्रोडक्शन सब्सिडीज के अमाउंट में चेंज मिलेगा देखने को, तो उसका इफेक्ट जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट पे भी देखने को मिलेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप इतना जो कथा आपने सुनी इसके बाद अब ये कह सकते हैं कि जो बड़ा डिफरेंस है फिगर्स में नई सीरीज की, ये ना सिर्फ इसलिए है बिकॉज हमने डेटाबेस को अपडेट करा है, बट या हमने मेथड को चेंज करा है, बट इसलिए है क्योंकि हमने डेटा सोर्स को चेंज करा है ना। डेटाबेस डेटा तो वही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, या आपका नया मेथड कुछ वजह नहीं है, वजह ये है कि हमने अब सोर्स दूसरा कर दिया है। तो नए जो जीडीपी नंबर्स हैं ये दिखाएंगे आपको कि फ्यूचर में कैसा क्या होगा, है ना, कैसी कैसी चीजें चलेंगी, तो यहाँ पे इतना समझिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ समझ लीजिए, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स का।
तो इसमें से समझ रहे हैं ना, पहले वाले में से आप निचोड़ निकालिएगा कि आपको जो निचोड़ है पहले टॉपिक का वो इतना ही है कि भाई इतना आपको ग्रोथ क्यों देखने को मिली है, तो 4 पॉइंट मैंने वो बता दिए थे कि शिफ्ट हुआ है एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच से एंटरप्राइज अप्रोच में, वो मैंने मेन पॉइंट बता दिया। फिर आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है फाइंडिंग्स का एनालिसिस सर्वर से, वो बता दिया। चेंज हुआ है लेबर इनपुट मेथड में, वो बता दिया। और आपका प्रोडक्शन टैक्स सब्सिडीज वाला इंक्लूजन हुआ है, वो बता दिया। तो मेन मुद्दा यहाँ पे यही रहेगा, और रिवीजन क्यों करते हैं बेस ईयर का ये रहेगा, और यहाँ पे जो ये इसके निकालने के तरीके होते हैं ये रहेगा। इसके सिवा कुछ कहानी है उसमें और कुछ नहीं है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। तो देखिए, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स ये पहली बार किसने यूज करा गया था, ये वर्ड, ये टर्म किसने यूज करा था, ये करा गया था जो भूटान के फोर्थ किंग थे, चौथे किंग थे भूटान के, उनका नाम था किंग जिग्मे शिंगय वांगचुक, है ना, इनके द्वारा यूज करा गया था 1972 में, 1972 में। अच्छा, 1972 में क्या हुआ था, कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए गए थे, जरा बताइएगा। अच्छा, मतलब किस कौन से नंबर के नहीं, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रहा था। अब जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो होलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड द नोशंस ऑफ द प्रोग्रेस एंड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट में क्या चीजें होती हैं कि जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करी जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सिर्फ और सिर्फ जीडीपी या पैसे के टर्म को ही ना लें, इसमें ओवरऑल चीजों को लें, और यहाँ पे कितना लोगों का भला हो रहा है, नॉन इकोनॉमिक चीजों को भी यहाँ पे इंक्लूड करा जाए, तब तो बात यहाँ पे बनेगी। समझ रहे हैं। तो GNH मतलब जो है यहाँ पे इंडेक्स में आपका एरियाज वगैरह आते हैं जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न के होते हैं, जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड इंसान का क्या है ना, और हेल्थ क्या है, एजुकेशन कैसी है वहाँ की, है ना, और कुछ लेस ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स कल्चर के हो गए, साइकोलॉजिकल वेलबींग किस तरीके का, मतलब सब कुछ, लोग कितने खुश हैं उस जगह पे, और खुश कैसे होते हैं कि भाई उनको खाना बढ़िया मिल रहा है, वो बढ़िया कमा रहे हैं, उनका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, जो वो अपने त्योहार मना रहे हैं वो अच्छे से मना रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ली जाएगी। समझ रहे हैं। तो मतलब जनरल लोगों का कितना भला हो रहा है, कितने लोग खुश हैं, उसको यहाँ पे लिया जाता है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। तो आई होप आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा पहले के कंपैरिजन में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी वीडियोस आप फेसबुक पे सिर्फ आइस के नाम से पेज है, देख सकते हैं। अदर थिंग्स आर लाइक कि ट्विटर, इंस्टा और टेलीग्राम सबकी आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी सारी अच्छी पर्क्स हैं, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।